आज S7 के द्वारा रायबरेली जनपद में कोरोना महामारी प्रबंधन के अंतर्गत जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे कोविड-19 कॉलिंग सेंटर का औचक निरीक्षण किया गया और यहां कार्य कर रहे लोगों से जानकारी ली गई। हम आपको बता दें कि प्रभारी आशुतोष तिवारी एवं डॉक्टर विनीत कुमार त्रिवेदी द्वारा बताया गया कि जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के निर्देशानुसार व CDO अभिषेक गोयल एवं नोडल प्रभारी कोविड एवं उप जिलाधिकारी अंशिका दीक्षित तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आनंद प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में बेसिक शिक्षकों के अथक परिश्रम का साक्षी है यकीन। इस केंद्र द्वारा कठिन समय में विगत 7 महीनों से बिना किसी अवकाश के यकीन चलाया जा रहा है। साथ ही अपने किए गए कार्यों की श्रृंखला से प्रदेश स्तर पर अपनी पहचान भी बना चुका है। हम आपको बता दें कि इस कॉलिंग सेंटर द्वारा प्रमुख बिंदुओं पर कार्य किया गया है, जैसे कि होम क्वारंटाइन किए गए 12,340 व्यक्तियों से उनके स्वास्थ्य संबंधित सूचनाओं का संकलन किया गया। बेसिक शिक्षकों के माध्यम से लगभग 85,000 मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप एवं आयुष कवच ऐप डाउनलोडिंग के माध्यम से कोरोना संक्रमण से बचाव एवं नियंत्रण संबंधित सूचनाओं का प्रचार प्रसार भी हुआ। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय द्वारा प्राप्त मेल के माध्यम से प्राप्त 58,000 से अधिक मोबाइल नंबर युक्त सूचियों के माध्यम से कोविड संक्रमण संबंधी जानकारी का आदान प्रदान एवं स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं का संकलन किया गया। साथ ही अपर जिलाधिकारी प्रशासन महोदय के कार्यालय से प्राप्त 9,000, 12,340 एवं 15,000 व्यक्तियों की सूची का दूरभाष द्वारा राशन किट का सत्यापन भी हुआ। साथ ही जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त अति संवेदनशील व्यक्तियों की ग्राम सभावार निगरानी समितिवार सूचनाओं की कॉलिंग के माध्यम से लगभग 1,86,000 वृद्ध गर्भवती महिलाओं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों से उनके स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं का संकलन भी हुआ। साथ ही 987 ग्राम सभाओं के प्रधानों, आंगनबाड़ी कार्यत्री एवं ANM के माध्यम से प्रतिदिन कॉलिंग द्वारा माह जून, जुलाई, अगस्त 2020 में कोविड सर्वे दस्तक अभियान एवं स्वच्छता अभियान के संबंध में सूचनाओं का संकलन एवं अवलोकन हुआ। हवाई मार्ग से आने वाले प्रवासियों की समय समय पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन कार्यालय से प्राप्त होने वाली सूचियों के व्यक्तियों से उनके होम आइसोलेशन की अवधि 10 से 15 दिनों तक निर्धारित प्रारूप पर प्रतिदिन स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं का संकलन एवं अवलेखीकरण किया गया। जनपद में कोविड कंट्रोल हेतु संचालित चिकित्सालय L1 रेयान इंटरनेशनल स्कूल, L1 प्लस भटोही रिसोर्ट एवं L2 रेल कोच चिकित्सालय में भर्ती हुए मरीजों से प्रतिदिन कॉलिंग के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी तथा चिकित्सा संबंधी सैनिटाइजेशन, खान पान संबंधित समस्याओं का संकलन अवलेखीकरण किया गया। साथ ही जनपद में संचालित समस्त कोविड चिकित्सालयों में ड्यूटी में संलग्न प्रत्येक चिकित्सक से प्रतिदिन कॉलिंग द्वारा सैनिटाइजेशन, चिकित्सालय, चिकित्सा उपकरणों एवं सुविधाओं की उपलब्धता से संबंधित सूचनाओं का संकलन किया गया। वहीं हम आपको बता दें कि दिनांक 23 अक्टूबर 2020 से प्रतिदिन लगभग 3500 आशा बहुओं ANM को दैनिक कोविड संक्रमित के लक्षणों की जानकारी से अपडेट कराना तथा संक्रमितों की ट्रेस कर उनको निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा चिकित्सा तक पहुंचाना की जानकारी भी दी गई। वहीं आज प्राप्त जानकारी अनुसार जनपद में कोरोना संक्रमण रोकथाम एवं प्रबंधन के लिए जिला प्रशासन के अभिनव प्रयास द्वारा संचालित कोविड-19 कॉलिंग सेंटर स्काउट भवन का CDO अभिषेक गोयल द्वारा प्रातः 10:30 बजे औचक निरीक्षण किया गया। CDO द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान नोडल प्रभारी डॉक्टर अश्विनी चौधरी, प्रभारी आशुतोष तिवारी, डॉक्टर विनीत कुमार त्रिवेदी उपस्थित थे। CDO द्वारा केंद्र पर कॉलिंग कार्य में संबंधित बेसिक शिक्षकों से केंद्र पर किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी ली गई। प्रभारी द्वारा CDO को अवगत कराया गया कि केंद्र कोरोना संक्रमण फेज 1 से ही लगातार मरीजों, संदिग्धों, कोविड अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सक से फीडबैक, शिकायत के संकलन, निगरानी समितियों, ग्राम प्रधानों से कोविड सर्वे की जानकारी प्रतिदिन संकलित कर जिला प्रशासन को रिपोर्ट करता है। केंद्र द्वारा प्रवासी मजदूरों की स्किल मैपिंग, होम आइसोलेट किए गए व्यक्तियों का दैनिक फीडबैक लिया जाता है। इसके साथ ही ग्राम प्रधानों से पराली प्रबंधन के संदेश को ग्राम सभा स्तर पर प्रसारित करने का कार्य भी पूर्ण किया जा चुका है। CDO द्वारा कोविड कॉलिंग सेंटर में कार्यरत कार्मिकों की इस आपदा काल में योगदान दिए जाने की सराहना की गई। वहीं इस टीम पे प्रमुख रूप से आशुतोष तिवारी, डॉक्टर विनीत कुमार त्रिवेदी, विनोद तिवारी, शुभांगी सिंह, शिप्रा मिश्रा, नुपुर त्रिपाठी, पारुल दीक्षित, शिल्पी श्रीवास्तव, मृत्युंजय शुक्ला, मोहिता शुक्ला, पूर्णेन्द्र नाथ त्रिवेदी आदि लोग वहां पर उपस्थित थे। S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी अनुपम मिश्रा के साथ। हेलो, हाँ जी, ये देशराज जी से बात हो रही है, ग्राम प्रधान। हाँ जी, मैं DM ऑफिस से बोल रही हूँ। हाँ, DM ऑफिस से बोल रहे हैं देशराज जी। हेलो, हाँ, मैंने कहा कि आपको वो पता है ना कि पराली जो है वो जलानी नहीं है, वो गड्ढा खोद करके उसको डंप करना है। पता है आपको ये चीज़? मैंने कहा जो पराली है
जो अभी धान कटा होगा उसमें पराली निकली होगी। हेलो, हाँ, तो वो पराली जलानी नहीं है, उसको गांव के बाहर गड्ढा खोद करके उसको डंप करना, ये पता है आपको? हाँ, तो ये चीज़ आप अपने गांव में सभी को इस चीज़ के बारे में जानकारी दे दीजिए कि पराली जलाई ना जाए, ठीक है? और उसको जो है, हाँ, पराली जलाई नहीं जाएगी, उसको गड्ढा खोद कर उसको डंप कर दिया जाएगा, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, खुदवा करके उसको जो है उसको गड्ढे में दबा दिया जाएगा, ठीक है? मतलब तो ये लोग कहाँ पर हॉस्पिटल में है कि होम? नहीं, आपको सर्वे तो डेली करना है, बुखार और ऑक्सीमीटर की रीडिंग और जो टेम्परेचर आप थर्मल स्कैनर से लेती है वो डेली आप जो 15 घर कर रही है करिए। फाइलेरिया की दवा अगर आपकी छुट्टी है तो भले मत बांटने चाहिए, लेकिन आपको टेम्परेचर डेली लेना है अपने क्षेत्र में, ठीक है? हाँ, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है मैम? मेरा नाम डॉक्टर विनीत कुमार त्रिवेदी है और वर्तमान में मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में एकेडमिक रिसोर्स पर्सन विज्ञान के पद पर तैनात हूँ। अच्छा विनीत जी, ये बताइए कि कोविड-19 कॉलिंग सेंटर जी इस आपदा काल में कब से संचालित कर रहे हैं आप लोग? कोविड-19 कॉलिंग सेंटर जिस समय हमारे यहाँ जनपद में कोरोना के मामले आना शुरू हुए और पूरे प्रदेश में कोरोना ने एक महामारी के तौर पे पैर पसारना शुरू किया था, तो जिला प्रशासन ने एक बड़ी सोच के साथ कोरोना कॉलिंग सेंटर की स्थापना 14 अप्रैल के आसपास की और तभी से अनवरत कार्य कर रहा है हमारा कोविड कॉलिंग सेंटर। अच्छा, केंद्र पर कितने शिक्षक कार्य कर रहे हैं इस पर? केंद्र में वर्तमान में 24 शिक्षक कार्य कर रहे हैं, जिसमें से 11 लोग हमारी टीम 11 का हिस्सा हैं और मैं डॉक्टर विनीत त्रिवेदी और आशुतोष तिवारी दोनों लोग ARP हैं और साथ में शुरुआत से ही इस कार्य में लगे हुए हैं, तो अपने अन्य कार्यों के साथ साथ कोविड कॉलिंग सेंटर में सहप्रभारी के तौर पर कार्य कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि कोविड कंट्रोल मैनेजमेंट में आपकी इस केंद्र की क्या भूमिका है? कोविड कंट्रोल मैनेजमेंट में जिस समय से कोरोना काल में एक दहशत का माहौल था हमारे यहाँ लोगों के बीच में और लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे और किसी के पास भी एक उपाय नहीं था कि कैसे करें। शासन प्रशासन की तरफ से कोरोना कंट्रोल एंड कमांड सेंटर की स्थापना की गई और ये आया कि लोगों को जागरूक कैसे बनाया जाए। अगर कोरोना संक्रमित हो रहा है तो उस कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हम उसको कौन से संदेश दे सकते हैं या जो भी प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स है उनके लिए हम लोगों ने कार्य किया। तो स्टार्टिंग हम लोगों ने किया कि लगभग 85,000 बेसिक शिक्षक या उनसे जुड़े हुए जो लोग थे, हम लोगों ने आयुष कवच ऐप को डाउनलोड कराया और साथ साथ में एक क्रम चला हमारे यहाँ कि जब लोगों को होम क्वारंटीन किया जाता था तो करीब 12,500 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया, तो उससे स्वास्थ्य संबंधी सूचनाओं का संकलन किया हम लोगों ने। साथ साथ आयुष कवच ऐप का डाउनलोड कराने का कार्य किया गया। प्रतिदिन हम लोगों एक दूसरे को लक्ष्य देते थे और लक्ष्य के सापेक्ष करते थे। तो एक बड़ी श्रृंखला है हमारे पास कार्यों की, जिसको हम लोगों ने अद्यतन कर रखा है। जी, मुझे ये बताइए कि कोविड अस्पतालों में मरीजों को दी जाने वाली सुविधाएं, परेशानियों के विषय में कुछ आप प्रकाश डाल सकते हैं? कोविड अस्पतालों में शुरुआत में हमारे यहाँ जिले में 3 अस्पताल संचालित हुए। एक L1 हॉस्पिटल जो कि रेयान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में चल रहा था, L1 प्लस हॉस्पिटल जो बटोही रिसॉर्ट में चल रहा था और L2 हॉस्पिटल रेल कोच कैंपस में हम लोगों ने जिला प्रशासन ने स्थापित कराया था। तो यहाँ पर जितने भी हमारे कोरोना के पेशेंट्स एडमिट होते थे और साथ साथ जितने भी चिकित्सक यहाँ पर टीम के रूप में काम कर रहे थे, तो हमारे यहाँ कॉलिंग सेंटर का कार्य ये था कि हम सारे मरीजों से बात करके और उनको दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में चर्चा करते थे। उनको अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो उस परेशानी को हमारे यहाँ के कॉलिंग पर्सन जो थे वो नोट करते थे। चिकित्सकों से बात करके वहाँ पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्थाएं क्या हैं या खान पान या खाना पीना जो भी हमारे यहाँ दिया जा रहा है मरीजों को, उसके लिए हम लोग बातचीत करते थे और इन सारी सूचनाओं का संकलन करके हम लोग प्रतिदिन रिपोर्ट के रूप में मुख्य विकास अधिकारी महोदय के माध्यम से और हमारी नोडल प्रभारी जो सुश्री अंशिका दीक्षित जी हैं, उप जिलाधिकारी सदर मैडम के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कोरोना संकट काल में बेसिक शिक्षकों की क्या भूमिका रही है और उनकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कोरोना काल में हमारे बेसिक शिक्षा विभाग में एक बड़ा परिवर्तन आया, चूँकि कक्षाएं स्थगित हो गईं और हमारा अध्यापक हर आपदा के समय में बढ़ चढ़ करके योगदान करता रहा है। तो सभी शिक्षकों को इसके लिए हम लोग प्रेरित करते रहे कि अपने अगल बगल, चूँकि शिक्षक समाज का आईना होता है और शिक्षक की भूमिका बड़ी है यहाँ पर,
तो हम लोगों ने शुरुआत में कम्युनिटी किचन के माध्यम से बेसहारा या जो ऐसे लोगों को खान पान की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हमारे श्री आनंद प्रकाश शर्मा जी के सफल नेतृत्व में हम लोगों ने कम्युनिटी किचन के साथ स्थापना किया और वितरण का कार्य कराया। फिर जब से कोरोना कॉलिंग सेंटर की स्थापना हुई तब से निरंतर शिक्षक एक टीम के रूप में काम करते हुए वो हमारी टोलियां जो हैं वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सर्वे जो होता है या जहां पर भी कोरोना का संक्रमण कोई निकला तो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया और उस कंटेनमेंट जोन में लगातार कोरोना का सर्वे कराना हो या फिर बस स्टेशन रेलवे स्टेशन पे जिस समय प्रवासियों की एक भारी भीड़ हमारे जनपद में आ रही थी वहाँ पर लोगों का पूरा रिकॉर्ड तैयार कराना हो, ऐसे करके हम लोगों ने लगातार काम किया है यहाँ पर। मैं आशुतोष तिवारी जी, यहाँ पे किस पोस्ट पे? यहाँ पे प्रभारी कॉलिंग सेंटर के रूप में हूँ मैं जी। और ARP विज्ञान 7वां ब्लॉक का भी काम देख रहा हूँ और जो हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के कार्य दायित्व हैं जिनमें 2 विद्यालयों का अनुश्रवण और उनका अनुसमर्थन देने के बाद में हम लोग यहाँ के कार्यों को भी देखते हैं। अफसर जी, ये बताइए कि वर्तमान में आपके केंद्र द्वारा कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं? यहाँ पर वर्तमान पहले तो काफ़ी कार्य किए गए हैं। हम लोग 15 अप्रैल से लगातार निरंतर जिला प्रशासन और हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के सहयोग से कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में यहाँ पर हमारी जो आशाएं हैं 2610 आशा और जो एनम है हमारी 358, उनको लगातार हम लोग प्रतिदिन कॉल करते हैं और उनको ये जानकारी देते हैं कि उनका जब अपने क्षेत्र में निकलती हैं, घरों में जाती हैं, मिलती हैं और चेक करते हैं तो उनका SpO2 यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी होनी चाहिए और टेम्परेचर कितना होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो अपने नज़दीक के CSC में जो भी अध्यक्ष होते हैं उनको वो कांटेक्ट करके बता सकें ताकि उनको हम हेल्प पहुंचा सकें। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वर्तमान में किसानों द्वारा पराली जलाने से उत्पन्न विषय की स्थिति में आपकी सेंटर की कोई भूमिका है क्या? हाँ बिल्कुल, हमारे जो नोडल हैं हमारी सुश्री अंशिका दीक्षित मैडम SDM मैडम हैं, तो उन्होंने इस सेंटर का एक अच्छा सा उपयोग भी किया कि चूँकि एक हमारे पास मैन पावर भी है और जितने भी हमारे ग्राम प्रधान उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी हैं, तो उन्होंने ये किया कि प्रति करीब हमारा ये 9 अक्टूबर से चला था जब से पराली जलाने का कार्यक्रम चालू होता है और उसमें प्रतिदिन हम लोग ग्राम प्रधानों को फ़ोन करते थे और उनको बताते थे कि आप के क्षेत्र में यदि किसी भी प्रकार से कोई पराली जला रहा है तो उसको आप रोकें और स्वयं इसको आप मॉनिटर करें। यदि आपके क्षेत्र में कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है जो पराली जलाता है तो आपके ऊपर भी कठोर कार्यवाही होगी। तो ये अवेयरनेस का प्रोग्राम यहाँ से बहुत अच्छा चला और बड़ा सक्सेस भी रहा और ये एक अच्छा कार्यक्रम था जिसको यहाँ से संपादित किया जा रहा है। लतिका राम रखियानी, सहायक अध्यापक रांगनपुर राही विकास क्षेत्र। तो आप इस टीम का हिस्सा हैं? जी सर। कितनी कॉलिंग पर डे करती हैं आप? सर हमारे पास 160 कॉल है बछरावा ब्लॉक की। आशा कॉलिंग इस समय हम कर रहे हैं और लगभग हमारी एक दिन में 120, 132, 35 इस तरह से कॉलिंग जो है कनेक्ट हो जाती है और जो नहीं होती हैं वो उनको हम लोग फिर फर्दर कॉल करते हैं दोबारा से कि जब तक उनसे मतलब उनका डिटेल डेली हमें मिलना ज़रूरी है कि उनके क्षेत्र में कोई कोरोना पेशेंट ना निकले और वो कितने घर का सर्वे डेली कर रही हैं, टेम्परेचर ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं, पल्स ऑक्सीमीटर से रीडिंग ले रही हैं कि नहीं ले रही हैं। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी हम लोग करके सेंटर पे समरी देते हैं। अच्छा, कभी कभी कोई किसी दिक्कत का भी सामना करना पड़ता है जब आप कॉलिंग करते हो? सर दिक्कत तो होती ही है क्योंकि कई बार कॉल नहीं कनेक्ट होती है तो हमें बार बार उनको मिलाना पड़ता है। कई बार उनकी फैमिली मेम्बर्स उठाते हैं तो कहते हैं कि हम लोग बाद में बात करा देंगे या अभी हम खेत पे हैं, उनके साथ में भी प्रॉब्लम है। कभी कभी उनको जो नंबर वहाँ पे जो अलॉटेड है वो उनके क्षेत्र में कई बार जो है वो नेटवर्क नहीं होता है BSNL का, तो उनका नेटवर्क नहीं होने के कारण भी हम लोगों की कभी बात नहीं हो पाती है। कॉल हम लोग लगातार करते रहते हैं। जैसे अगर आज बात जिनसे नहीं हुई है तो उनको कल याद से उनको कई बार कॉल करके नहीं होता है तो फिर हम उनकी NM को कॉल करते हैं कि इन आशा से हमारी बात नहीं हुई है तो इनसे आप बात कराइए। और एक एक आशा के हम लोगों के पास 2-2, 3-3 नंबर तक कलेक्ट हो गए तो किसी न किसी नंबर पे हम लोग बात कर ही लेते हैं। सर मेरा नाम दिलीप कुमार वर्मा है और मैं UPS कोटरा बहादुरगंज ऊंचार में हूँ और हम लोग यहाँ कोविड-19 में जुलाई से लगे हुए हैं। अच्छा दिलीप, अभी क्या कर रहे हो? अभी हम लोग कर रहे हैं आशा कॉलिंग कर रहे हैं जिनको टेम्परेचर के बारे में और ऑक्सीजन लेवल के बारे में बताया जाता है और रोज़ उनसे कहा जाता है कि आपको इतने घरों में सर्वे करना है।
तो दिलीप, कितने महीनों से ये काम चल रहा है यहाँ पे? सर मैं यहाँ लगा हूँ 4 जुलाई से। 4 जुलाई से जी लगातार? जी, नहीं बीच में अभी फिर मैं स्कूल भी चला गया था, उसके बाद फिर मुझे बुलाया गया है यहाँ पर। अच्छा, तो टीम के साथ आप भी? जी टीम के साथ हैं। कभी कोई दिक्कत आती है? नहीं जी, दिक्कत तो आती है कभी कभी। उन जो आशा बहुओं के नंबर रहते हैं, उनके हस्बैंड या उनके बच्चे उठा लेते हैं, तो बाद में फिर उनसे कांटेक्ट करना पड़ता है। कांटेक्ट करते हो? जी हाँ, करना पड़ता है। और बहुत सारे अब तुम लोगों के पास उनके पास 2-2 3-3 नंबर भी मिल गए हैं उनके, तो बात किसी न किसी तरीके से उनसे हो जाती है हम लोगों की। पर डे कितनी कॉल कर लेते हो? पर डे मैं सर मेरे पास टोटल 226 कॉल हैं, जिसमें मैं पर डे 150 कॉल कर लेता हूँ। अच्छा, जी। तो मैंने सुना कि यहाँ पे पराली से संबंधित भी कॉल? हाँ, पराली से संबंधित भी, प्रधानों से बात करते हाँ हो? प्रधानों से भी बात कराई हुई है हम लोगों की। और उन लोगों को पराली के बारे में बताया जाता है कि गांव में पराली नहीं जलानी, अगर जलाया जाता है तो आपको दंडित किया जाएगा और पुलिस के द्वारा आपके खिलाफ कार्यवाही भी होगी।